हेलो एवरीवन, मैं रवि पांडे आप सारे साथियों का वार्म वेलकम करता हूं। आई होप सारे साथी मस्त होंगे। प्यारे साथी, आज की बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। जी हाँ, जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन बिल्कुल बेसिक से हम लोग जानेंगे कि आखिर प्रोनाउन का क्या यूजेस है, क्या हमारे कंपटीशन में इसके किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एरर डिडक्शंस के रूप में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिलर के रूप में क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बेसिक्स नहीं पता होगे तब तक आप एडवांस लेवल अच्छे से नहीं कवर कर पाएंगे। तो आज हम बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक पहुंचेंगे, तो हर एक चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे, बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है, एक हिस्सा है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं प्यारे साथी। अगर हम लोग बात करें प्रोनाउन, तो प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। अगर बात करें मेरे प्यारे साथी, प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें सर नाउन भी है। बिल्कुल हाँ, सही। नाउन का मतलब आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि नाउन का मतलब क्या होता है, नेम। जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं दैट इज कॉल्ड नाउन, उन्हें हम नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है ना, फॉर एग्जांपल बॉटल, वॉच, जो भी इवन जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, जो भी चीज़ महसूस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम टच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, या एवरीथिंग इज नाउन। सब कुछ नाउन है। ओके। अगर बात करें प्रो का मतलब होता है नाउन की जगह, इन प्लेस ऑफ। अगर बात करें मेरे प्यारे साथी, इसका मतलब प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। मतलब इससे क्या डेफिनेशन निकल के आई कि इस नाउन की जगह पर जो भी शब्द रिप्रेजेंट होंगे या जो भी तब शब्द लिखे जाएंगे दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसे ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम। देखो इसमें नाम इसमें लिखा हुआ है कि नहीं, नाम का मतलब क्या हुआ, नेम हो गया, और नेम का मतलब नाउन हो गया। सिंपल सी बात है। तो सर्वनाम मतलब नाउन की जगह पर जो भी शब्द आएंगे दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके। तो चलिए यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, पहले इनको हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है आई एम गोइंग टू द स्टोर, सी इज अ गुड स्टूडेंट, दे आर प्लेइंग आउटसाइड, वी विल गो टू द पार्क। अब यहाँ पर आपने देखा सेंटेंस में जो दिया हुआ है आई, वी, दे, यू, ये आखिर है क्या, इन्हीं को हम बोलते हैं प्यारे साथी प्रोनाउन, है ना। क्योंकि देखिए अगर बात करें हम प्रोनाउन को, तो प्रोनाउन जो हमारा होता है ये नाउन की जगह ही यूज होता है, क्योंकि प्रोनाउन जो भी यूज होगा ये या तो सब्जेक्ट की जगह आएगा या ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। कहाँ आएगा, या तो इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट या इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। और यही काम कौन करता है, नाउन भी करता है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि नाउन जो है बड़का भैया है और प्रोनाउन क्या है, छोटका भैया है ना। मतलब छोटा वाला भाई है, क्योंकि नाउन मान लीजिए कहीं चला गया तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी किसकी जाएगी, छोटे वाले भाई के ऊपर। तो छोटा वाला भाई भी वही काम करेगा जो नाउन काम करेगा। ओके। तो यहाँ पर जो आई है, सी है, दे है, वी है, इन दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउन, इन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर हो गया ना। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि आखिर ये प्रोनाउन क्या है। यहाँ पर देखो इसमें इमेज में भी लिखा हुआ है आई, वी, ही, सी, यू, दे, इट। अब अगर ये बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है इट जो होता है। देखो अगर बात करें, यहाँ पर मैं आपको ये समझा देता हूँ। ओके। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा होता है, जैसे मैंने आपको बताया ही, सी, इट, आई, वी और दे और यू, ये हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ओके। अब अगर प्यारे साथी अगर बात करें तो ये जो ही, सी है ना, और आई, वी है और दे, यू है, ये इनका प्रयोग किसी लिविंग थिंग के लिए होता है, और इट का प्रयोग नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए भी हो सकता है। यहाँ पर यही समझना है, जो इट यूज होता है ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए यूज होता है। नॉन लिविंग प्लस लिविंग थिंग्स दोनों कंडीशन में हम इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनाता है ना, ईट से लेकर के बनाता है। अब जैसे चाइल्ड, कुछ एक्सेप्शनल वर्ड भी है ना। जैसे चाइल्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, चाइल्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, इट का। बेबी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। अगर बेबी की बात आ जाए तो बेबी के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। क्लियर है ना। जैसे मैंने कहा इट इज माई चाइल्ड, ठीक है। अब यहां पर जो इट है ना, ये किसका काम कर रहा, प्रोनाउन का काम कर रहा। तो सिंपल सी बात है, आपने क्या जाना कि इट का जो यूज होता है वो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है, और बाकी जो भी वर्ड्स हैं जैसे ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, इन सब के लिए हम
लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर इट का जो प्लूरल होता है, इट का अगर जो हम बात करें प्लूरल के रूप में लिखें तो इट का प्लूरल दे होता है। इट का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। ये भी आपको समझना है क्योंकि दे दोनों कंडीशंस में आ सकता है। दे तो एक लिविंग के लिए भी आ सकता है, नॉन लिविंग। अगर हम इट से इसे प्लूरल बनाए तो दे हमारा क्या जाएगा? नॉन लिविंग में भी जा सकता है और लिविंग में भी जा सकता है। तो बात क्लियर हुई। तो डेफिनेशन इसकी क्या हुई? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। मतलब प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा की जगह पर शब्द प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी इज अ गुड गर्ल। गुड गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, सॉरी अच्छी लड़की है, ठीक है। अब यहां पर देखिए सी क्या है? प्रोनाउन है। मैंने कहा आई, फॉर एग्जाम्पल दैट आई एम प्लेइंग क्रिकेट मैच, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई एम प्लेइंग क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच। यू आर मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। अब देखिए मैंने आपको अभी जस्ट बताया, क्या बताया? कि जो भी प्रोनाउन होते हैं हमारे, ये किसका काम करते हैं, ये भी आपको बहुत मतलब जानना ज़रूरी है कि जो हमारे प्रोनाउन होते हैं ये ऑलरेडी कहाँ पर आ सकते हैं? या तो सब्जेक्ट की जगह आएंगे और या कहाँ पर आएंगे? ऑब्जेक्ट की जगह आएंगे। ये आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि देखिए हर वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी वर्ड है, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, प्रेपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, सबका अलग अलग यूजेस है। क्या एडजेक्टिव नाउन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। देखो उस सेंटेंस में हम क्लैरिफाई तब करेंगे जब वो सेंटेंस में वो वर्ड यूज होगा। हम क्या एडजेक्टिव को नाउन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा फॉर एग्जाम्पल दैट, जैसे यहां पर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल दैट, जैसे मैंने यहां पर लिखा, एक मिनट यहां पर, ओके, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आप इसको पहले समझिए अच्छे से, तब आपको बेहतर चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया और आप देखिए उसमें समझिए कि देखो नाउन क्या एडजेक्टिव बन सकता है, क्या एडजेक्टिव नाउन बन सकता है। मैंने लिखा कपिल शर्मा, फॉर एग्जाम्पल दैट। अब मैं आपसे पूछूं कपिल शर्मा क्या है? आप यही बोलेंगे ना गुरुजी कि कपिल शर्मा तो नाउन है ना। जैसे कपिल शर्मा शो आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पर देखा है ना। यस, तो कपिल शर्मा यहाँ पर प्यारे साथी नाउन है, अभी नाउन है, लेकिन इसको हम एक सेंटेंस में यूज कर दें तो वो सेंटेंस बताएगा कि ये नाउन है या एडजेक्टिव। अभी आप ये बोल रहे हैं नाउन है ना, नहीं, अभी ये तो ना तो नाउन है ना ही एडजेक्टिव है, अभी ये केवल ओनली वर्ड है। क्या है? एक वर्ड है, बस ये समझिए। मैंने लिखा, ठीक है, द कपिल शर्मा शो, द हटा देते हैं, ठीक है, हाँ द हटा देते, चलो ठीक है, कपिल शर्मा शो। अब मैंने यहां पर लिखा कपिल शर्मा शो। अब देखो प्यारे साथी, यहां पर जो शो है, ये जो शो अब यहां पर नाउन हो गया, और नाउन के पहले जो भी शब्द आते हैं दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अब आप यहाँ पर समझिए कि ये एडजेक्टिव हो गया। बिल्कुल नाउन हमारा एडजेक्टिव बन सकता है और एडजेक्टिव हमारा नाउन बन सकता है, बट उसके लिए कंडीशन ये होनी ज़रूरी है कि सेंटेंस में कहाँ पर शब्द किस तरह से यूज़ हुआ है, इसी को हमें पहचानना है। हर वर्ड्स की अगर हमें फंक्शनैलिटी पता चल जाए कि कहाँ पर कौन सा वर्ड किस जगह पर आ रहा है, तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड आउट कर लेंगे। और यही पार्ट्स ऑफ स्पीच बार बार घुमा फिरा करके हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनाता है। एरर डिडक्शंस के रूप में, फिलर के रूप में हम अक्सर क्या करते हैं? मिस कर देते हैं। और इन्हीं की पहचान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बता दिया, अब आपके दिमाग में ये फीड हो जाना चाहिए कि जो प्रोनाउन होता है प्यारे साथी, प्रोनाउन होता है, इसकी अगर फंक्शन की बात करें, ये काम क्या करता है एक सेंटेंस में, अगर इसकी फंक्शनैलिटी की बात करें तो ये काम किसका करता है? बस याद क्या रखना है, या तो सब्जेक्ट की जगह आएगा या तो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, बस और कहीं नहीं आ सकता। मतलब प्रोनाउन की एक विशेषता ये है, या प्रोनाउन हो या नाउन हो, या तो सब्जेक्ट की जगह आएगा या तो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, बस इतना आपको दिमाग में रखना है। अगर एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव है ऑलवेज बिफोर यूज नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव सदैव किसी भी शब्द की बात करें तो नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा, दैट
कॉल्ड एडजेक्टिव। और यही काम कौन करता है? नाउन भी करता है। नाउन भी या तो सब्जेक्ट की जगह आएगा या तो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई ना? चलो अब यहाँ पर मैंने जैसे लिखा ही, सी, इट, सॉरी आई, यू, ये हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। और देखिए मैंने आपको जस्ट अभी बताया ना कि सब्जेक्ट की जगह आया है बिकॉज क्योंकि यहाँ पर वर्ब दी गई है। आई भी यहाँ पर आया है क्योंकि वर्ब दी गई है। आगे यू भी यहाँ पर आया है इसलिए वर्ब आगे दी गई है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यही हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ना? सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको फिलर करना है। जैसे यहाँ पर दिया है, आपको लिखना है, बताना है लव्ड एट द बिगर। तो यहाँ पर बताओ दे लगाए कि देम। तो मैंने आपको जस्ट बताया कि सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सब्जेक्ट से होती है। कहाँ से होती है? सब्जेक्ट से होती है। तो देम तो यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है ना? देम तो यहाँ पर प्यारे साथी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट तो हम सबसे पहले लिख नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? दे होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? दे लॉफ्ट एट द बिगर। क्लियर है ना? देयर वॉज नो वे टू गेट आउट ऑफ द होल। अब देखो देयर वॉज, अगर बात करें सेंटेंस देयर से स्टार्ट हुआ है, सिंपल सी बात है वॉज। अब आगे जो आएगा वर्ड वो तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट दे रखा है। तो सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आएगा? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही तो आता है। तो यहाँ पर ही तो नहीं आ सकता किसी भी पोजीशन में। यहाँ पर क्या आएगा? हिम आ जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? हिम। ओके, आगे है व्हेन यू सी अ पब्लिक टैप रनिंग डू। अब यहां पर यू लगाना है या यूर, क्लोज इट। अब यहां पर भी आपको क्या लगना है? व्हेन यू सी। ठीक है, व्हेन योर नहीं होगा क्योंकि योर यहां पर पोजीशन एडजेक्टिव है ना। योर की अगर बात करें तो एडजेक्टिव तो आ नहीं सकता क्योंकि हमें प्रोनाउन भरना है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या होगा? यू हो जाएगा। और यहां पर भी अगर बात करें तो सेंटेंस यहां पर फिर क्या है? यू हो जाएगा। क्या हो गया? हाँ, टैप रनिंग डू यू क्या हो जाएगा? क्लोज इट। डू यू क्लोज इट हो जाएगा। यहां पर अगर बात करें तो यू हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगला है सेंटेंस 4 नंबर। 4 नंबर क्या कह रहा है? 4 नंबर में भी आपको क्या भरना है? अगर बात करें स्टार्टेड तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा क्योंकि हर नहीं लिखेंगे। हर क्या है? सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर मैंने क्या लगा दिया? सी का यूज कर दिया। तो यही चीज हमें पहचानना है कि कहां पर प्रोनाउन किस जगह पर कैसे यूज हो रहा है। अगर सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो सब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो ऑब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे। ओके, सी ड्रीव द पिक्चर। अब यहां पर देखो हर सेल्फ, हिमसेल्फ। तो देखो हर तो होगा नहीं, है ना। सी ड्रीव द पिक्चर। पिक्चर क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी आता है कॉम्प्लीमेंट आता है। तो सिंपल सी बात है, सी है तो सी के साथ जो रिफ्लेक्सिव होता है वो हिमसेल्फ नहीं होता है। सी का रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या जाएगा? हर सेल्फ जाएगा। क्या जाएगा प्यारे साथी? हर सेल्फ। तो आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि हाँ अब प्रोनाउन का यूजेस क्या है और कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है ना? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बेसिकली देखें तो प्रोनाउन जो हमारे होते हैं वो देयर आर 10 काइंड्स। इनके 10 प्रकार होते हैं। ठीक है, हाँ, जिसमें से पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। ओके, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, रिलेटिव हो गया और इंटरोगेटिव। मतलब ये हमारे टोटल 10 टाइप्स के प्रोनाउन हैं। कितने प्रकार के हैं? 10 टाइप्स के 10 प्रकार के हमारे प्रोनाउन होते हैं। अब इन 10 टाइप्स के प्रोनाउंस को हम एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन भी जानना जरूरी है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, ये सारी चीजें डिटेल से पढ़ेंगे तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे ना कि ये पर्सनल प्रोनाउन है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि एम्फेटिक प्रोनाउन है ना। चलो तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक एक प्रोनाउन का सुपड़ा साफ करते हुए चलते हैं, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। देखो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब पर्सन से बना हुआ, पर्सन का मतलब पुरुष, व्यक्ति, है ना। पर्सनल का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी व्यक्ति की बात कर रहा है, किसी व्यक्ति या पर्सन की बात कर रहा है, ठीक है, किसी पर्सन की बात कर रहा है। तो अब पर्सन में क्या होगा, पर्सन में क्या होगा, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये हमारे क्या होते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इन्हें हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, आई, वी, यू, सी, ही, दे, इट, है ना। ये अब अगर बात करें तो देखो पर्सन जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, है ना। आप लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। पर्सन्स, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं।
अगर बात करें तो इसमें हमारा पहला आता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा आता है हमारा प्यारे साथी सेकेंड पर्सन, और तीसरा हमारा आता है थर्ड पर्सन। और इनका प्रयोग जो होता है प्यारे साथी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नरेशन में इनका हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन पर्सन चेंज करने में। जब आपको नरेशन में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर देखना है इनका किस तरह से यूज़ होगा, ठीक है। अभी केवल ये जान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, जो स्पीकर होता है ना, जो स्पीकर होता है, स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला, स्पीकर का मतलब बोलने वाला। इसमें आई और वी, आई हमारा सिंगुलर होता है ना, और वी हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। और अगर बात करें सेकेंड पर्सन में लिसनर होता है। लिसनर का मतलब होता है सुनने वाला। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं तो आप मेरी बात को सुन रहे हैं ना, कान लगा के, हाँ। तो ये सेकेंड पर्सन, मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, ओके। तो यहां पर अगर बात करें तो यू हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। अगर बात करें प्यारे साथी थर्ड पर्सन, तो ये नॉन एक्टिव पर्सन होता है, जिसके बारे में कोई बात बताई जा रही हो, ठीक है, जिसके बारे में कोई बात बताई जा रही है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं है। जैसे मान लो कि हमारा कोई दोस्त है और बहुत अच्छा है, और मैंने ये बात किसी दूसरे व्यक्ति से बताई, यार ये मेरा यार ये दोस्त है, बहुत अच्छा है, मेरा हर समय सपोर्ट करता है ना, हाँ। तो प्यारे साथी अगर बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, दे आ गया, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। तो ये सिंगुलर के रूप में आता है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए रूप में आता है। अगर बात करें तो ये सिंगुलर होता है और ये हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। अगर बात करें तो ये हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, और ये भी हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल की कंडीशन में दोनों यूज़ हो गए। लेकिन हम ज़्यादातर ग्रामर में क्या करते हैं, यू के साथ आर का ही यूज़ करते हैं या प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या। तो पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पीकर, स्पीकर का मतलब जो बोल रहा है, स्पीकर का मतलब क्या है, जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, है ना, आप लोग सुन रहे हैं, सेकेंड पर्सन। जिसके बारे में बात बताई जा रही हो दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। ऐसे समझिए, डिस्टेंस बढ़ रहे ना, पहले मैं, फिर तुम, फिर वह, फिर वे, ऐसे बढ़ रहा ना डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है, इस तरह से 2-3 बार यूज कर लोगे ना तो दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाएगा। क्योंकि यार देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे इनको यही नहीं समझ में आता कि आखिर ये फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। तो आप डिस्टेंस से लेके ना, अब सबसे पहले मैं, फिर तुम, फिर वह, है ना। कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने को देखते हैं, फिर दूसरे को, फिर किसी तीसरे पर्सन को, है ना। तो ये, तो इस तरह से हमारे ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। अब इनमें एक बात करते हैं कि देखो ये जो पर्सन्स होते हैं ना, इनका यूजेस कई कंडीशंस में होता है। जैसे सब्जेक्ट की जगह पर कैसे आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर कैसे आएगा, पोजीशन की जगह पर कैसे आएगा, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक की जगह कैसे आएगा। तो इसके बारे में हम लोग एक चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है, पर्सन, क्या लिख देते हैं प्यारे साथी, पर्सन लिख देते हैं। फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट के स्थान पर। फिर प्यारे साथी यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर। फिर यहाँ पर हम प्यारे साथी लिख देते हैं पजेसिव, पजेसिव लिख देते हैं। फिर प्यारे साथी हम लिख देते हैं रिफ्लेक्सिव, क्या लिख देते हैं, रिफ्लेक्सिव लिख देते हैं, ओके। हाँ, तो ये हमारे क्या हो गए, पर्सन हो गए, ठीक। ये हमारे पर्सन हो गए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा पजेसिव हो गया। पजेसिव देखो, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है और क्या होता है, आपका एडजेक्टिव भी होता है, ओके। हाँ, प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। तो हम लोग सारे डिटेल्स के साथ जानेंगे प्रोनाउन को। यहाँ पर अगर बात करें पजेसिव को, तो पजेसिव को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ओके। पजेसिव को यहाँ पर मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक जगह मैं लिख देता हूँ एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव के रूप में भी आता है, और एक जगह मैं लिख देता हूँ प्रोनाउन, ठीक है। एक जगह मैं एडजेक्टिव लिख देता हूँ और एक जगह मैं प्रोनाउन लिख देता हूँ, ओके। अब चलो एक एक पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे। अगर बात करें तो पर्सन में हमारा क्या आता है, फर्स्ट पर्सन। अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे। अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया कि जो बोलने वाला है, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ओके। क्या लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा या वी आ जाएगा, ओके। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आई क्या बन जाएगा, मी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर प्यारे साथी पोजीशन की बात करें तो एडजेक्टिव के रूप में माई हो जाता है। यहाँ पर यही ध्यान देना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर होता है
क्योंकि बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं कि जहां पर प्रोनाउन को ही मतलब एडजेक्टिव को ही प्रोनाउन बना दिया गया। यहां पर जैसे माई लिखा है तो माई को उसने प्रोनाउन ले लिया, ऐसा आपको नहीं करना। माई जब भी आएगा प्यारे साथी, या तो अपने साथ प्रोनाउन सॉरी नाउन लेकर के आएगा। जैसे मैंने बोला ना माई पेन, तो मैंने पेन लास्ट में बोला ना, तो इसका मतलब नाउन मैंने बोला और नाउन के पहले मैंने माई लगा दिया, तो ये डेफिनेटली हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। माई हो जाएगा, अवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवर हो जाएगा। प्यारे साथी अगर प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन यहाँ पर हमारा माइन हो जाता है और अवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, अवर्स हो जाता है। यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि माइन जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह आएगा और अवर्स हमारा कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह। तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया। क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं, बोलो एक बार सारे साथी, क्लियर है ना? ओके, वेरी नाइस। अब यहाँ पर अगर प्यारे साथी हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा और अवर सेल्व्स हो जाएगा। अवर सेल्व्स, देखो प्लूरल में हम क्या लगाते हैं, या प्लूरल के लिए हम सेल्व्स यूज करते हैं और सिंगुलर के लिए सेल्फ लगाते हैं, यह ध्यान रखना है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर बात करें सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन में जो हमारा आता है क्या आता है, तो मैंने आपको बता रखा है सेकेंड पर्सन में जो हमारा आता है यू आता है। यू हमारा सेकेंड पर्सन में आता है और ये सब्जेक्ट की जगह आता है और ऑब्जेक्ट की जगह भी यू ही आता है। समझ गए ना, सब्जेक्ट की जगह भी आएगा और ऑब्जेक्ट की जगह यू आएगा। ओके, अगर बात करें प्यारे साथी पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में तो योर आ जाएगा, और यहाँ पर अगर प्रोनाउन के रूप में लेंगे तो योर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, योर्स आ जाएगा। और रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें तो योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों के रूप में आता है। योर सेल्फ या योर सेल्व्स, सेल्व्स दोनों के केसेस में आता है। मतलब अगर हम सिंगुलर के रूप में ले रहे हैं तो योर सेल्फ आएगा और प्लूरल के रूप में ले रहे हैं तो योर सेल्व्स हो जाएगा। ओके, वो डिपेंड करेगा आप सेंटेंस को किस रूप में मान रहे हैं। ओके, अब अगर हम बात करें तीसरा हमारा होता है थर्ड पर्सन। तीसरा हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन। तीसरे की अगर बात करें तो ये हमारा थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन में आपके कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, तो थर्ड पर्सन में आपने जैसे बताया ही आता है गुरुजी, सी आता है, इट आता है और दे आता है। ही, सी, इट, दे हमारे क्या होते हैं, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इट का क्या हो जाएगा, इट ही रहेगा। अगर दे की बात करें तो दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम हो जाएगा। अब अगर बात करें पजेसिव एडजेक्टिव तो हिज हो जाएगा, हिज का, ही का हिज हो जाएगा। सी का हर हो जाएगा, है ना। अगर बात करें इट का क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। अगर प्यारे साथी हम बात करें दे का तो दियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। ये हमारे एडजेक्टिव होंगे। ये हमारे एडजेक्टिव मैंने इसलिए इंडिकेट कर दिया कि ये वाला पार्ट जो है हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि देखो पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। ओके, अब अगर बात करें यहाँ पर प्रोनाउन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बात करें प्रोनाउन तो हिज हो जाएगा प्रोनाउन, है ना। यहाँ पर अगर बात करें तो हर्ष हो जाएगा प्रोनाउन। इट, इट ही रहेगा, है ना। इट, इट ही रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दियर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दियर्स हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करें यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के रूप में तो हिमसेल्फ हो जाएगा। हिम में सेल्फ लगा दो हिम सेल्फ हो जाएगा। अगर इट है तो इट में सेल्फ लगा दो इट सेल्फ हो जाएगा, है ना। हर में सेल्फ लगा दो हर सेल्फ हो जाएगा। देम सेल्व्स हो जाएगा, देम में सेल्व्स लगा दो, यस ई एल वी ई एस, है ना। यहाँ पर वी ई एस लगेगा, सॉरी ये वी ई एस, तो देम सेल्व्स हो गया। तो ये हमारा एक चार्ट मैंने आपको प्रिपेयर करके बता दिया कि हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह कैसे यूज होगा, ऑब्जेक्ट की जगह कैसे यूज होगा, पोजीशन के रूप में कैसे यूज होगा, रिफ्लेक्सिव के रूप में कैसे यूज होगा। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक दोनों के रूप में आएगा। रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक दोनों के चेहरे एक जैसे, लेकिन यूज ही हमें पता मतलब ये जानना ज़रूरी है कि इनका यूज़ किस कंडीशंस में होगा, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा या किस कंडीशन में होगा, तो ये एम्फेटिक होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चंस बनाता है जहाँ पर डाउट्स होते हैं, चेहरे एक जैसे लेकिन सबकी थिंकिंग्स अलग होती है ना। जैसे आप लोगों ने देखा ना, बच्चे जो होते हैं ट्विंस होते हैं तो सब दोनों के चेहरे एक जैसे होते हैं, दोनों की आवाज़ भी टोन भी एक जैसी दिखेगी, लेकिन दोनों की थिंकिंग अलग होगी, है ना। थिंकिंग एक जैसे मैच नहीं करेगी। ओके, तो ये हमारा एक चार्ट प्रिपेयर हो गया। आगे हम लोग एक एक डिटेल से अगला हम लोग पढ़ते हैं पजेसिव प्रोनाउन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना, पजेसिव एडजेक्टिव भी बताया और पजेसिव प्रोनाउन भी बताया। तो पजेसिव जो प्रोनाउन होता है ये अधिकार बताने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको जस्ट अभी बताया, माइन, योर्स, दियर्स, अवर्स, हिज, हर्स, इट्स, ये हमारे क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ओके,
तो ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे द रेड जैकेट इज हर्स। अब मैंने आपको अभी जस्ट क्या बताया, अभी मैंने जब प्रोनाउन आपको डिस्क्राइब करके बताया तो प्रोनाउन का फंक्शन मैंने क्या बताया कि प्रोनाउन जब भी आएगा बेटा जी या तो सब्जेक्ट की जगह आएगा या ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, तो बस श्योर है ना। तो सिंपल सी बात है, इज के बाद यहाँ पर लास्ट में जो वर्ड आया है ये किसके रूप में आया है, आप बोलेंगे गुरुजी ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। इसका मतलब जब नाउन नहीं है तो फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। द प्राइज इज आवर्स, तो सिंपल सी बात है ये भी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, सिंपल सी बात है प्रोनाउन ही होगा, है ना। द विक्ट्री वॉज दियर्स, यहाँ भी ये दियर्स क्या है, प्रोनाउन है, सिंपल सी बात है। तो बस यही याद रखना है कि प्रोनाउन जब भी आएगा प्यारे साथी सब्जेक्ट की जगह आएगा या ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, बस इसी में आप कमांड बना लो, बेहतर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड ये है रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक, क्योंकि इन्हीं में अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है और हम लोग अक्सर ऐसे क्वेश्चंस को मिस कर देते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे यहाँ पर दिया है प्यारे साथी, तो मैंने आपको बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, आप लोगों ने एक वर्ड सुना है कि नहीं, रिफ्लेक्शन, साइंस अगर आपने पढ़ा होगा तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वर्ड सुना है कि नहीं, है ना। मान लो कि ये एक मिरर है, फॉर एग्जाम्पल दैट, मान लो कि ये क्या है, मिरर है, और मिरर में क्या कर रहे हो आप, अपना चेहरा देख रहे हो। मान लो कि एक लड़का है, फॉर एग्जाम्पल दैट, मान लो कि ये एक लड़का है और ये अपना चेहरा देख रहा है, ठीक है। हाँ भाई, चेहरा अपना देख रहा है यार, कि मैं थोड़ा सा और नज़दीक बना देता हूँ, ठीक है, हाँ थोड़ा सा और नज़दीक बना देता हूँ, और अपना चेहरा जो है बढ़िया देख रहा है कि यार मैं सुंदर दिख रहा हूँ कि नहीं, ठीक है, मैं सुंदर दिख रहा हूँ। मान लो कोई लड़की है, लड़का ना कह दो, लड़की है ना, इसका नाम मान रख देते हैं, ठीक है, इसका नाम सोनल रख देते हैं, क्या रख देते हैं, सोनल। सोनल नाम की एक लड़की है। अब ये जो है जब मेकअप करती है तो मेकअप कहाँ करेगी भाई, शीशे के सामने करेगी, है ना, मिरर के सामने करेगी। तो शीशे के सामने अपना ये मेकअप कर रही है, तो इसका चेहरा इसको दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसका चेहरा, जैसे जब आप अपने बाल को ऐसे झाड़ते हो, ठीक है, हाँ कॉम्ब करते हो, तो क्या होता है, आपका चेहरा आप दिखाई देता है ना। तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, आपका प्रतिबिंब, आपका जो फेस है ये शीशे से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट का मतलब हमारा चेहरा हमें खुद दिखाई दे रहा है, हमारा जो चेहरा है वो हमें खुद दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा वही चीज होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्शन से ही बना हुआ है, ठीक है। रिफ्लेक्शन नाउन है और रिफ्लेक्सिव यहां पर क्या है, ठीक है, एडजेक्टिव है। अब देखो रिफ्लेक्सिव, हाँ अगर बात करें प्रोनाउन हमारा क्या है, प्रोनाउन है। अगर बात करें रिफ्लेक्सिव क्या वर्ड है, तो प्यारे साथी यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। ये भी देखो, ये भी जानना जरूरी है कि अगर प्रोनाउन आया तो उसके पहले अगर शब्द लगाए तो सिंपल सी बात है वो एडजेक्टिव है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच से अगर आप रिफ्लेक्सिव को क्लैरिफाई कर रहे हैं एक सेंटेंस के रूप में, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, समझ गए ना। हाँ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ओके। तो यहां पर यही मैंने बताया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है कि जो व्हेन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्ड बैक अपॉन द सब्जेक्ट, मतलब जब कोई काम करने वाला व्यक्ति उसका काम उस पर ही लागू होता है, वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, समझ गए ना। जो काम वो कर रहा है उसी का रिफ्लेक्शन उसी पर पड़ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं, ठीक है, खाना खा रहा हूं, तो मैं खाना खा रहा हूं तो खाना खाने का प्रभाव किस पर जा रहा है, मुझ पर जा रहा है, सिंपल सी बात है ना। तो यहां पर ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया अच्छे से, जैसे मैंने लिखा आई डू, ठीक है, फॉर एग्जांपल दैट, जैसे एग्जांपल रूप में ये लिखे, जैसे राम गोज टू स्कूल हिमसेल्फ, राम खुद से स्कूल जाता है, ठीक है। राम क्या है, खुद से स्कूल जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है किस पर पड़ रहा है, राम पर पड़ रहा है, राम भैया पर पड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहां पर जैसे आपने देखा ये है ना, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब बस आपको दिमाग में ये रखना है कि जो डूअर होगा, काम करने वाला सब्जेक्ट, उसका प्रभाव उस पर ही पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। अब यहां पर अगर बात करें, जैसे यहां पर लिखा सी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर। अब लुक्ड क्या है प्यारे साथी, वर्ब है ना। हाँ, सी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर, वहां अपने को, ठीक है, शीशे के सामने खड़ी होकर के खुद को देख रही है। एक यहां पर पॉइंट नोट कर लेना है, ठीक है, नोट क्या कर लो प्यारे साथी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड, ठीक है, यूज्ड आफ्टर द वर्ब आर ऑब्जेक्ट। मैंने आपको क्या बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो भी होंगे वो हमारे या तो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट के बाद आएगा या वर्ब के बाद आएगा। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि यहीं पर आपको चीजें समझनी है। जैसे द कैट वॉज्ड इटसेल्फ, वॉज्ड की अगर बात करें तो वर्ब है, वर्ब के बाद आया है, वर्ब के बाद ये भी आया है। वी मेड डिनर आवरसेल्व्स, अब डिनर के बाद क्या है, सॉरी मेड डिनर है ना, यहाँ पर आवरसेल्व आया है, तो सिंपल सी बात है ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दे इंजॉयड द पार्टी देमसेल्व्स, है ना, तो दे इंजॉयड, इंजॉयड क्या है, वर्ब है, और इसके बाद ये आया है, तो ये हमारा क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मतलब अब आप समझ चुके होंगे कि रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होते हैं ये हमारे कहाँ पर यूज होते हैं, वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद, ये हमेशा याद रखना है। ओके, इतनी अगर बात आपने याद रख लिया तो समझ लो फिर आपको चीज़ें बेहतर समझ में आ जाएंगी। मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि प्यारे साथी प्रोनाउन, सॉरी अगर बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों एक जैसे हैं, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव भी होते हैं। बस इतना याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा कहाँ पर आएगा, आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद आएगा या ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, ये हमेशा याद रखना। ओके, अब अगर बात करें, मैंने वही बात बताई इम्फैटिक, इम्फैटिक का मतलब होता है इम्फेसाइज करना, किसी को क्या करना, इम्फेसाइज करना, किसी को दबाव देना, दबाव दे करके काम कराना, इम्फेसाइज करना। ओके, हाँ, इसे इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी बोलते हैं, इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ओके, इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। अगर बात करें माई सेल्फ, आवर सेल्फ, मैंने आपको जस्ट बताया है हमारे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज, है ना, एम्फेसाइज करने की जहां पर बात होगी तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, एम्फेसाइजिंग। जैसे मैंने कहा दे देमसेल्व, दे देमसेल्व्स, ठीक है, दे देमसेल्व्स कुक्ड फूड, ठीक है, दे देमसेल्व्स कुक्ड फूड। अब प्यारे साथी अगर हम बात करें तो दे आप क्या बताएंगे, सर ये तो प्रोनाउन है, बोलो क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के तुरंत बाद यहाँ पर जो देमसेल्व आया है इसी को बोलते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन। मतलब आपने क्या समझा कि एम्फैटिक प्रोनाउन, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउंस आर always used before verb, before verb। मतलब क्या है कि इम्फैटिक प्रोनाउन सदैव कहां पर यूज होगा, वर्ब के पहले आएगा, वर्ब के पहले आएगा। अब आप देखिए कुक्ड यहां पर हमारी क्या है, वर्ब है, वर्ब के पहले आया है, सिंपल सी बात है, ये देमसेल्व्स हमारा क्या हो गया, सिंपल सी बात है, एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। इसी को एम्फैटिक प्रोनाउन या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहते हैं। बस इतना है आपको याद रखना, यही चीजें समझना है कि अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चंस बना दिया और वर्ब के बाद दिया है तो आप उसे क्या फाइंड आउट करेंगे, वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और अगर वर्ब के पहले दे दिया तो वो हमारा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। बात क्लियर हो गई ना, अब तो नहीं भूलोगे ना, चलो वेरी नाइस। आगे हम लोग बढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स का मतलब होता है टू इंडिकेट, किसी को इशारा करना, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें इशारा कर, ए कहाँ देख रहे हो, इधर देखो, इधर देखो, तुम्हारा मन कहाँ है, मेरा मन दिल्ली कहीं लंदन है, मेरा मन दिल्ली कहीं लंदन, यही है, पढ़ यहाँ रहे हो और सोच कहाँ रहे हो, है ना, तो ध्यान इधर आकर्षित करो। ओके, डेमोन्स का मतलब होता है टू इंडिकेट, टू इंडिकेट, किसी को इंडिकेट करना, पॉइंट आउट करना, पॉइंट आउट करना, ठीक है, हाँ, पॉइंट आउट करना। जैसे मैंने कहा दिस इज माई पेन, मैंने क्या बोला, दिस इज माई पेन, है ना, तो दिस और दैट
ये किसके लिए यूज होंगे, सिंगुलर, इनके साथ हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और दीज और दोज के साथ हमेशा क्या आएगी प्यारे साथी, प्लूरल वर्ब आएगी। क्या आएगी, प्लूरल। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना है प्यारे साथी, जो दिस होगा ये कोई पास के लिए, नियर के लिए यूज होगा। नजदीक के लिए अगर कोई वस्तु रखी है तो हम क्या यूज करेंगे, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, दिस। जैसे मैंने कहा दिस इज बॉटल, पानी पीना है, पी लो, दिस इज बॉटल, है ना, तो ये नियर है। अगर ये बॉटल को हम वहां पर रख दे काफी दूर, मैं कहूंगा दैट इज बॉटल, वाह यह बॉटल है, ठीक है। हाँ, तो प्यारे साथी यहां पर आपने क्या देखा कि दिस का प्रयोग नियर के लिए करते हैं और दैट का प्रयोग कोई वस्तु अगर दूर रखी है तो वहां पर हम दैट का यूज करें। सेम कंडीशन यहां पर भी फॉलो होगी दीज के लिए, मतलब दीज का प्रयोग प्लूरल के लिए बताया है कि दीज के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। तो दीज की कंडीशंस क्या होती है प्यारे साथी, दीज की कंडीशन ये होती है कि कोई वस्तु अगर नजदीक है और बहुत सारी संख्या में रखी हुई वस्तु है, मैंने कहा दीज आर पेन्स, ये पेन्स है, ठीक है। अगर कोई वस्तु दूर रखी हुई है, ठीक है, कोई वस्तु दूर रखी है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, दोज का प्रयोग करेंगे। मैंने कहा दोज आर मैंगोज, ये आम है, ठीक है, तो आम बहुत सारे रखे, ठीक है, तो दोज आर मैंगोज। और ये कहाँ है, कोई वस्तु जब दूर रखी हो, दोज आर मैंगोज। मैंने लिखा दिस इज माई पेन। अब देखो पेन क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर है कि नहीं बोलो, तो इसके साथ मैंने क्या लगाया, इज का प्रयोग किया। इज का प्रयोग किसके लिए यूज हुआ, सिंगुलर के लिए। और आर का प्रयोग किसके लिए किया, प्लूरल के लिए। तो जहां कहीं भी प्लूरल आएगा तो वहां पर हमें प्लूरल वर्ब लगानी है, जहां कहीं भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहां पर सिंगुलर वर्ब लगानी है। सिंपल सी बात है ना। दैट इज माई कार, ओके। अब दैट का प्रयोग मैंने यहां पर किसके लिए किया, दूर की वस्तु दिखाने के लिए। कोई वस्तु नजदीक नहीं है, दूर है, लेकिन आपको मैंने बता रखा है कि दैट के साथ भी हमारी सिंगुलर वर्ब आती है। तो बात क्लियर हो गई ना। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे क्या होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अब अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, अब आप यहां पर देखना, सेंटेंस को समझना। मैंने कहा दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है। अब यहां पर चीजों को समझना है, कार क्या है, आप बोलेंगे सर नाउन है, और नाउन के पहले दिस आया है तो आप क्या बोलेंगे, गुरुजी ये एडजेक्टिव हो गया ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो डेमोन्स्ट्रेटिव यहां पर अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग देखें तो ये एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव हमारा एडजेक्टिव है अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड के अकॉर्डिंग अगर रिकॉग्नाइज करें, है ना। तो यहां पर क्यों, क्योंकि प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पहले जो भी शब्द आएगा वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ओके। तो ये यहां पर प्यारे साथी कार है और कार के पहले दिस आया है, दैट इज कॉल्ड यहां पर एडजेक्टिव। और अगर माइन की बात करें तो माइन हमारा यहां पर क्या है, प्रोनाउन है। माइन हमारा क्या है, प्रोनाउन है। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग अच्छे से कवर करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब जो ऐसी वस्तु जिसको जो डेफिनिट ना हो, है ना, निश्चित ना हो, इनडेफिनिट, इसलिए इसको कहते हैं इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब जो निश्चित ना हो वो हमारा इनडेफिनिट होगा, ओके। जैसे यहाँ पर समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नन, मेनी, है ना, एनीवन। भाई समबडी मैंने बोला, समबडी में तो कोई संख्या तो फिक्स है नहीं कितने, एनीवन कोई भी आ सकता है, ऑल सब। अब सब में तो ये मैंने बोला नहीं ना कि 100 है कि 50 है कि 5000 है कि 10,000 है, नॉट नंबर फिक्स, है ना। तो यहां पर ये है इंडेफिनिट प्रोनाउंस रिफर्स टू पर्सन आर थिंग इन अ जनरल वे एंड डज नॉट रिफर टू एनी पर्सन आर थिंग इन द पर्टिकुलर। ना तो ये जनरल वे में, ठीक है, जनरल वे में हम फॉलो करेंगे, पर्टिकुलर फॉलो नहीं करेंगे। और इसके लिए वर्ड्स हैं जैसे समबडी, एनीबडी, सम, नन, ऑल, है ना। ये हमने जैसे मैंने कहा ऑल, ऑल आर अब्सेंट इन द क्लास, कक्षा में सभी क्या है, अब्सेंट है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया प्यारे साथी, ऑल हमारा एडजेक्टिव भी होता है और ऑल हमारा प्रोनाउन भी होता है। प्रोनाउन कहाँ आएगा, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट की जगह आएगा। तो ये सब्जेक्ट की जगह आया है कि नहीं बोलो, सब्जेक्ट की जगह आया है, तो सिंपल सी बात है ये हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यही हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना। एनीबडी, समवन, सम, ये सब हमारे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। क्लियर है, चलो
जैसे यहां पर लिखा है ऑल आर वेलकम टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, ठीक है, ऑल आर वेलकम टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। तो ऑल के बाद क्या आया, आर आया है, क्योंकि ऑल क्या है, द प्लूरल होता है। नन ऑफ द कुकीज वर लेफ्ट आफ्टर द पार्टी। ओके, तो प्यारे साथी अगर बात करें तो नन जो है, अब एक चीज ध्यान देना, नन ऑफ के बाद हमेशा अगर कोई नाउन प्लूरल आता है तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। मतलब नन ऑफ के बाद, नन ऑफ के बाद, ठीक है, हमारा जो नाउन आएगा, नाउन आएगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। और हमारी जो वर्ब होगी, वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी। वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद कर लीजिए, है ना। अगर एनी ऑफ के बाद, ठीक है, एनी ऑफ के बाद अगर कोई नाउन हमारा क्या आया है, प्लूरल आया है, तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो दोनों कंडीशंस को फॉलो करना है, दोनों कंडीशंस को हमें फॉलो करना है कि नन के बाद अगर ऑफ आया है और नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी। एनी ऑफ के बाद अगर कोई नाउन प्लूरल आया है तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी। ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया नन, एनी, समबडी, ऑल, ये हमारे क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम प्यारे साथी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे हो ना यार, कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना, बांट दो, अलग अलग ना, विभाजित कर देना, है डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होता है, ईच, आइदर, नाइदर, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ पर जैसे ईच, ईच की बात करें, ईच का अर्थ होता है प्रत्येक की कंडीशन में करते हैं, ठीक है। ईदर, इसे आइदर भी आप कह सकते हैं, इसका मतलब होता है या तो, है ना। और नाइदर का मतलब जैसे नीदर भी कह सकते हैं, ना तो, ना तो। तो ईच का जो अर्थ होता है, देखो ईच, और एक देखो इसमें एक वर्ड आता है एवरी। एवरी जो होता है प्यारे साथी, ये हमारा एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। लेकिन ईच जो होगा ये प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव कभी भी नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना है। ईच जो होगा ये हमारा प्रोनाउन होगा, लेकिन ये हमारा दोनों कंडीशन में यूज होगा, या एडजेक्टिव भी बन सकता है और ये प्रोनाउन भी हमारा बन सकता है। ओके, हाँ, तो ये आपको याद रखना है। तो ईच का जो अर्थ होता है ये प्रत्येक के लिए यूज होता है। ईदर का मतलब होता है या तो, नीदर का मतलब होता है ना तो। ये 3 प्रकार की कंडीशंस फॉलो होती हैं। ओके, यहाँ पर ये आगे हम लोग बढ़ते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, इसे हिंदी में कहते हैं परस्पर, ठीक है, रेसिप्रोकल, है ना, परस्पर, ठीक है। हाँ, परस्पर का मतलब ये इस तरह समझिए, ठीक है, हाँ, परस्पर, परस्पर क्या बोलते हैं ना, जैसे 2 लड़के हैं आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारे लड़के हैं आपस में क्या कर लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर 2 वर्ड यूज होते हैं, एक ईच अदर और एक होता है वन एंड अदर, ठीक है। वन एंड अदर और ईच अदर बोथ आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। और ईच अदर मतलब एक दूसरे को, और इसका मतलब भी होता है एक दूसरे को। देखो ईच अदर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, ओनली, ठीक है, फॉर, टू, ठीक है, पर्सन आर थिंग, पर्सन आर थिंग्स, 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं के लिए हम किसका यूज करते हैं, ईच अदर का प्रयोग करते हैं। और अगर बात करें ये किसके लिए यूज करेंगे, ये करेंगे मोर देन, मोर देन 2 पर्सन आर थिंग, पर्सन आर थिंग्स, पर्सन्स आर थिंग, मतलब 2 से अधिक अगर बात करें व्यक्ति या वस्तु की तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वन अनदर का यूज करेंगे। जैसे लिखा है द बॉयज आर फाइटिंग वन अनदर, तो देखो यहां पर 2 से अधिक बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, हाँ लड़ रहे हैं, दे धड़ाधड़ लड़ रहे हैं। टीना एंड मैरी आर टॉकिंग ईच अदर, टीना और मैरी आपस में दोनों क्या कर रही हैं, बतिया रही हैं। वैसे भी लड़कियां क्या होती हैं, अगर 2 लड़कियां हुई कहीं भी तो भाई उनकी बातें तो स्टार्ट ही हो जाती हैं ना। तो कितने ऐसे साथी हैं जो लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। हाँ, ये तो प्यारे साथी, जहाँ पर 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं की बीच की बात के लिए बात होगी तो वहाँ पर हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और 2 से अधिक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वन एंड अदर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, द बॉयज आर फाइटिंग। अब यहाँ पर फिलर के रूप में आ जाएगा, द बॉयज आर फाइटिंग। अब क्या लगाना है, ईच अदर लगाना है, वन एंड अदर। तो आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर वन एंड अदर का प्रयोग करेंगे, क्या लगेंगे, वन एंड अदर का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे प्यारे साथी, वन एंड अदर,
वन एंड अदर का प्रयोग करेंगे। ओके, अब जैसे यहां पर प्यारे साथी लिखा है क्या, टीना एंड मैरी, टीना एंड मैरी, है ना, हाँ, आर टॉकिंग। अब यहां पर अगर भरने के लिए आ जाए तो क्या भरेंगे, अब आप बोलेंगे कि दो लड़कियां हैं और दो लड़कियों के लिए हम किसका यूज करेंगे, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ईच अदर, टॉकिंग ईच अदर हो जाएगा, टू ईच अदर, है ना, टॉकिंग टू ईच अदर, यहाँ पर टू लगाएंगे। तो इस तरह से हमें समझना है कि जहाँ पर दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए बात होगी तो वहाँ पर हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात होगी तो वहाँ पर वन अनदर का यूज़ करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं, बोलो, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, रिलेशन बताता है। क्या बताता है, रिलेशन बताता है। और रिलेटिव प्रोनाउन एक प्रकार का जैसे कंजंक्शन होता है ना, कंजंक्शन के जैसा काम करता है, दो सेंटेंसों को जैसे जोड़ता है। कंजंक्शन का काम क्या होता है, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइन टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस आर टू क्लाउसेस, दो या दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक वाक्यों को, या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है ना। तो ये सेम वही है, हु, whom, whose, which, what और that। अगर जब आपको हम नरेशन पढ़ाएंगे तो नरेशन में प्यारे साथी वहाँ पर हम कंजंक्शन लगाएंगे, that का, है ना, if का, whether का प्रयोग करते हैं, वो हमारा कंजंक्शन है। और कंजंक्शन के जैसा ही हमारा ये प्रोनाउन भी ट्रीट होता है। लेकिन कंजंक्शन की कंडीशंस क्या होती है, दो शब्दों को जोड़ देना ना। लेकिन ये क्या काम करता है, ये कंजंक्शन की तरह तो यूज होता है जोड़ने का, लेकिन सब्जेक्ट भी बन जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात याद रखना है कि कंजंक्शन दो शब्दों को, जैसे मैंने कहा राम told me that I am playing match, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा राम told me that I was playing match, I was ना करके यहाँ पर he was लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, he was playing match। अब देखो प्यारे साथी, यहाँ पर समझना कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन। देखो राम टोल्ड मी, ये एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस ये है, बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। अब यहां पर जो दैट है प्यारे साथी, ये कंजंक्शन है, जोड़ रहा है, दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, दैट कर रहा है। तो दैट यहां पर क्या है, कंजंक्शन है, मतलब दैट के बाद फिर पुनः क्या आया है, सब्जेक्ट आया है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट ही बनेगा और रिलेशन भी बताएगा, दोनों काम करेगा, है ना। तो हु, हुम, हुज का प्रयोग व्यक्तियों या बड़े जानवरों के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाता है ना, एनिमल्स के लिए किया जाता है। और दैट का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है। तो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, ब्रीफ में मैंने समझाया कि कंजंक्शन जो होता है प्यारे साथी, दो शब्दों को आपस में जोड़ता है, या दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, या दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये जोड़ने का काम तो करता है, लेकिन ये खुद सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि प्रोनाउन का मतलब ही यही है कि या तो सब्जेक्ट के रूप में आए या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आए, यही तो है ना प्रोनाउन, इसी को हमें समझना है। अब जैसे यहां पर एग्जांपल लिया है, द आर्टिस्ट हुज वर्क। अब देखो द आर्टिस्ट दिया है, हुज जिसका जो काम है। अब देखो हुज वर्क, वर्क यहां पर नाउन है प्यारे साथी, है ना। इज डिस्प्लेड हर इज, सॉरी हियर इज फेमस। तो यहां पर जो हुज है, हुज मैंने किसके लिए बताया भाई, पर्सन और एनिमल के लिए। किसके लिए बताया, पर्सन या एनिमल के लिए हम किसका यूज करते हैं, हुज का प्रयोग करते हैं, है ना। हाँ, यहां पर ये, तो ये जोड़ने का काम कर रहा है। द बुक विच आई बारूड वॉज एक्सेलेंट। यहां पर आपने देखा ना कि ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, आई बारूड। यहां पर ये अगर बात करें तो ये टोटल किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो विच यहां पर रिलेशन बता रहा है, जो बुक है आई बारूड वॉज एक्सेलेंट, मैंने जो उधार ली है वो क्या है, बहुत ही अच्छी थी। तो सिंपल सी बात है, द कार दैट। अब मैंने बताया ना, दैट का प्रयोग नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए करते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए करते हैं। आई बॉट लास्ट वीक इज वेरी फास्ट। तो यहाँ पर दैट हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेशन बताता है। ठीक है, मतलब प्रोनाउन का मतलब मैंने यही तो बताया ना कि प्रोनाउन जब भी आएगा प्यारे साथी तो ये कहाँ पर आएगा, ये कहां पर आएगा, मैं यही पूरी राम कथा आपको समझा रहा हूं कि या तो सब्जेक्ट की जगह आएगा या ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, बस
तो यहां पर जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं, हुज, विच, दैट, ये सब किसके रूप में आए हैं? सब्जेक्ट के रूप में आए। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हम प्रश्नवाचक प्रोनाउन कहते हैं। ये प्रश्न पूछने का काम करता है, प्रश्न पूछने का काम करता है। इसमें जैसे व्हाट हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, ये हमारे क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, है ना। ये हमारे क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैंने पूछा हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो, है ना। तुम कौन हो भैया, तो बोलो साथी, यहां पर आपसे मैंने कहा हु क्या है? हु के बाद वर्ब आई है, तो ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं? बोलो। प्रश्न तो कर ही रहा है, लेकिन प्रश्न के साथ साथ क्वेश्चंस भी कर रहा है, सॉरी, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। तो इसमें जैसे व्हाट, जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो भाई? व्हाट डू यू वॉन्ट, व्हाट डू यू वॉन्ट। अब व्हाट यहां पर क्या काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? इंट्रोगेटिव, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है ना, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो व्हाट हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, इन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये था प्रोनाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको बेसिक बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा कि आखिर प्रोनाउंस का काम क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम बात करें तो प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, मैंने आपको जस्ट बताया कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह ट्रीट होगा। और अगर बात करें तो ये किस किस रूप में आता है? ऑब्जेक्ट के रूप में आता है ना, रिफ्लेक्सिव के रूप में आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव के रूप में आता है, पजेसिव के रूप में आता है, इम्फैटिक के रूप में आता है, और इंडेफिनिट के रूप में आता है, इंट्रोगेटिव के रूप में आता है। इन सबके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। तो बेसिक आपको पूरी बेहतर तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, और उस क्लास के लिए आप थोड़ा सा करिए वेट, उसके लिए फिर हम ला रहे हैं बेहतरीन क्लास। फिर मिलेंगे उस क्लास के लिए, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। लव यू ऑल, जय।